बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज एलुमनाई सेल कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और विजिटिंग प्रोफेसर जो हमारा निदेशालय है उसके तरफ से आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे साथ आज कवि के रूप में अपने गद्य जो हमारे पद्य के रूप में आज हम पर्यावरण पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर तिलक राज जोशी जी हमारे साथ पहुंचे। मैं उनका कुमाऊं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर, वेलकम टू डॉक्टर जोशी साहब। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, इसके लिए बहुत उनका धन्यवाद भी है सर। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के पीछे हम सब की जो मंशा है, ये आदरणीय तिलक राज जी को सुने हम सब लोग, और पर्यावरण पर जो वृक्ष का आत्मकथ्य और मेरा प्रताप, उस पर जो चर्चा वो करेंगे। वो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि वो पर्यावरण पर एक बहुत स्पष्ट सी चर्चा, मैं कहूंगा कि जो हमारे अंदर के जो शब्द हैं वो उनके मुख से आज भी निकलेंगे। ऐसा हम सबको लगता है कि ऐसा कार्यक्रम यहाँ आयोजित होगा। मैं एलुमनाई सेल के अध्यक्ष डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ कई अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं। मोहनचंद जोशी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनका बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। साथ ही हमारे साथ हमारे ये निदेशक साहब जुड़े हैं, जो हमारे विदेश मंत्रालय में निदेशक का काम कर रहे हैं, डॉक्टर सौरभ जोशी जी एलुमनाई हमारे, उनका बहुत स्वागत है। प्रोफेसर गीता तिवारी हमारे साथ जुड़ी हैं, रसायन विज्ञान में प्रोफेसर है, उनका बहुत स्वागत है। साथ ही प्रोफेसर श्रीश मौर्य जो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। डॉक्टर सर्वेश सुयाल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर नंदन मेहरा जो हमारे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो बहुत सारे अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं। और इससे पहले कि मैं डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी को आमंत्रित करूं कि वो सभी का एलुमनाई सेल और विजिटिंग प्रोफेसर निदेशालय की तरफ से स्वागत करेंगे, मैं सभी का नाम से स्वागत करना चाहूंगा। अजय पांडे जी हमारे साथ हैं, आशीष जुगरान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, दीपा पाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, दीपक जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, दीपिका राणा जो हमारी लाइब्रेरी विभाग में है, डॉक्टर अशोक उप्रेती जी जो हमारे आईटीएफ के प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर दीपाक्षी जोशी जो लॉ कॉलेज चाणक्य लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर संतोष उपाध्याय बायोटेक्नोलॉजी से हमारे साथ जुड़े हैं, हम सबके प्रिय डॉक्टर सर्वेश सोयाल साहब देहरादून से जुड़े हैं, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर युगल जोशी जो हमारे सूचना वैज्ञानिक है वो हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही डॉक्टर एल्बा मैड्रेला जो हमारे कपकोट में इंग्लिश की प्रोफेसर है, वो भी हमारे साथ जुड़ी है, डॉक्टर हर्षित पंत हमारे साथ, जीबी पंत जो हमारा पर्यावरण का इंस्टीट्यूट है वो हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर रीमा मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कारगी कॉलेज में बॉटनी के प्राध्यापक हैं, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। इसके साथ हमारे डीएस हमारे जो ज्योग्राफी के हमारे विद्वान साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कृपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, लता निटवाल जुड़ी हैं, एमएस बिस साहब जुड़े हैं, नथुराम राय साहब हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर नवीन पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, और नीतू बिस्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रांजलि जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रियंका तिवारी जी, पैनी जोशी, रितेश कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, सौरभ जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, तन्नू नेगी हमारे साथ जुड़े हैं, तिलक राज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तिलक तुलसी भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं, उपेंद्र भट्ट, वंदना शर्मा जी, उदित चौहान जी, और प्रोफेसर श्रीश मौर्य जी के साथ कमलेश त्रिपाठी जी, और हमारे साथ ज्योति कांडपाल भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो सबका एक बार नाम के साथ सबका स्वागत है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज है जब हम एक जो एक कवि की कल्पना है, कवि के जो शब्दों का मर्म है वो हम सबके बीच में प्रस्तुत होने जा रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे एलुमनाई सेल के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी से कि सभी का औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। डॉक्टर बी एस कालाकोटी सर। धन्यवाद प्रोफेसर ललित तिवारी जी। मैं विशेषकर आज डॉक्टर तिलक राज जोशी जी जिन्होंने हमारी जो विनती स्वीकार की और पर्यावरण पर बोलने के लिए अपने कवि भाव को उद्धृत करने के लिए जो राजी हुए हैं, और बाकी जितने भी लोग इस पटल पर हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर डायरेक्टरेट के द्वारा जिन्होंने ये आयोजित किया है, और कुमाऊं विश्वविद्यालय एलुमनाई सेल की तरफ से भी मैं सब लोगों का बहुत दिल से आभार करता हूं। और हिंदी साहित्य में कविताओं में परंपरा का अर्थ, पुराने मूल नियम और साहित्यिक ढंग होते हुए भी कविताएं कम थी, उनको उस रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए तिलक राज जी ने जो 41 से भी ज्यादा पुस्तकें छापी हैं सारी पर्यावरण पर, उसका सार भी आज हमको सुनने को मिलेगा।
और पर्यावरण पर इस प्रकार की परंपराओं को स्थापित करने का उनका हम स्वागत करते हैं और ये स्वागत की बात है। और साहित्य के संदर्भ में परंपरा का अर्थ है पुरानी शैलियों, मूल्यों और आदर्शों को अपनाना। तो यह साहित्यकार और समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि पुराने और नए विचारों से जोड़कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। जब जनता किसी नई साहित्यिक परंपरा का स्वागत करती है तो इसका अर्थ है वो नई धारा को अपनाती है और उसके साथ जुड़ जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं इस पटल पर और उपस्थित रहने के लिए धन्यवाद देता हूं। आदरणीय ललित। हाँ, धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर बी.एस. कालाकोड़ी साहब का, अध्यक्ष है हमारे एलुमनाई सेल के। और एक बार डॉक्टर श्वेता पांडे भी हमारे साथ जुड़ी हैं, गरिमा चंद भी जुड़ी हैं, उनका भी स्वागत है। कृष्णा सजवान भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि मैं आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को आमंत्रित करूंगा कि हम सबको आज लाभान्वित करेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण विषय उन्होंने आज रखा है। जब हम क्योंकि हम लोग बॉटनी के प्राध्यापक हैं, तो हम बॉटनी की तरफ से इस प्रकृति को देखते हैं, जहाँ पेड़ों का जो मर्म है, जो पौधों का मर्म है, वो भी हमको आज दिखाई देगा। तो डॉक्टर तिलकराज जोशी जी स्वर्गीय देवीदत्त जोशी जी और स्वर्गीय गंगा देवी जी के सुपुत्र हैं। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंपा जोशी, 19 सितंबर 1946 को वो उनका जन्मदिन है, और वो जन्म स्थान उनका बकलौह हिमाचल प्रदेश में रहा। पैतृक स्थान उर्ग पिथौरागढ़ के वो मूल रूप के निवासी हैं, और वर्तमान में वो ग्राम पैती पोस्ट पुंगर चंपावत में रहते हैं। उन्होंने 1959 में प्राथमिक शिक्षा की, और 1964 में उन्होंने हाई स्कूल, 1966 में इंटरमीडिएट, और 1968 में हिंदी विशारद उन्होंने किया। और उसके बाद बीएससी जीव विज्ञान अल्मोड़ा से किया उन्होंने। 1969 में उन्होंने किया। बीएड उन्होंने 1970 में, एमए समाजशास्त्र 1976 में, एमए राजनीति शास्त्र 1978 और एमए हिंदी 1984 में किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना जो एमए का सफर किया वो कुमाऊं विश्वविद्यालय से किया, जबकि उन्होंने इससे पूर्व जो बीएड और अपनी बीएससी की परीक्षा दी, और वो उन्हें आगरा विश्वविद्यालय से करने का मौका मिला। देखिए कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम है, समय के साथ वो कैसे बदलता है। उसके बाद उन्होंने पीएचडी करी हिंदी में, जो महादेव वर्मा के काव्य के दार्शनिक चेतना से संदर्भित है। उन्होंने कुमाऊं विश्वविद्यालय से ये अपने पूर्ण की, और सन जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक रहे अस्थायी रूप से। फिर 1970 से 1983 तक वो जीव विज्ञान के अध्यापक रहे। 1983 से 1991 तक प्रवक्ता नागरिक शास्त्र रहे। सन 1991 से 2006 तक वो प्रधानाचार्य रहे। 2006 से वो स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं, साहित्यिक जो चेतना मंच है, और इसके साथ ही वो स्थायी अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने निरंतर रविवार जो मासिक काव्य गोष्ठी है उसका वो आयोजन करते आ रहे हैं, उसमें सहभागिता करते आ रहे हैं। और जब इतने वर्सेटाइल कहूंगा कि जब हमने बात शुरू की थी आगरा विश्वविद्यालय से, और फिर आगरा विश्वविद्यालय से हम कुमाऊं विश्वविद्यालय में, तो ये समय का देखिए ट्रांसफॉर्मेशन वो हम हमारे बीच में आज उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया। इसके अलावा उनके कई जो 40 पुस्तकें, जैसे डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी ने बताया, उनकी 40 पुस्तकें हैं, जिनमें प्रेमार्चन खंड काव्य के रूप में प्रेमार्चन खंड काव्य 1982 से उन्होंने लेखन शुरू कर दिया था पुस्तक के रूप में। 2008 में उनकी प्रेमार्चन जो 2008 में आई। उसके बाद मानसी के बाद करुण क्रंदन, पूर्णागिरी चालीसा, महादेव वर्मा के काव्य में दार्शनिक चेतना, तुम्हारे नाम की बाती से, त्रिहायणी, गौतमी, आंसू, त्रिधारा, नागपनी के फूल, ठूठ का आत्मकथ्य, अपने परिवेश से, और न्यायमूर्ति डॉक्टर कीर्ति वल्लभ सक्टा जी के न्यायमूर्ति गोयल साहब पर भी उन्होंने लिखी। पूर्व की मधुशाला, याद में किसकी ना जाने, और इसके अलावा उनके सन्यासी के प्रति जो लंबी कविताएं हैं वो भी उन्होंने प्रकाशित की। वृक्ष का आत्मकथ्य और मेरा प्रलाप, ये भी उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के स्वर, प्रकृति से कानाफूसी, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब हमारे सांस्कृतिक विरासत में भी जुड़ती है कि हम कैसे अपने तो कानाफूसी करते हैं लेकिन प्रकृति के साथ कैसे कर सकते हैं। फिर सुनो की कविता कुछ कहती है, फिर अपने परिवेश से, स्मृति के झरोकों में, और इसके अलावा उन्होंने संपादक मंडल का भी काम किया, हिमगिरी के निर्वरणी, हिमतर रंगिणी, और ये उनके तमाम वो पुस्तकों के नाम जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पाया, वो पुस्तकें दिखाती हैं कि वो किस तरह के समर्पित व्यक्तित्व हैं।
हिंदी निश्चित रूप से उनका विषय रहा, लेकिन उन्होंने उस काव्य से इस प्रकृति को और जो हमारे सामाजिक समस्याएं हैं उन पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और 20 पुस्तकों की भूमिका, उसकी समीक्षा, उन्होंने उन पर टिप्पणियां भी उनके द्वारा लिखी जा चुकी हैं। तो सच्चा कहूंगा कि ऐसे विद्वान व्यक्ति को अपने बीच में पाकर हम निश्चित रूप से धन्य हुए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी को कि अपने संबोधन से और अपने काव्य से हम सबको प्रफुल्लित करेंगे, हम सबको लाभान्वित करेंगे। हम सबका जो इस प्रकृति के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को अगाध प्रेम की में बदलने में निश्चित रूप से आज हम कामयाब होंगे, ऐसी हम सबकी आकांक्षा रहेगी। आदरणीय डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, प्लीज सर। धन्यवाद सर। प्रोफेसर ललित मोहन तिवारी जी, डायरेक्टर विजिटिंग प्रोफेसर और डायरेक्टरेट एवं वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, तथा डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी, अध्यक्ष एलुमनी सेल एसोसिएशन कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, और अन्य अनेक जो यूनिवर्सिटी से के प्रोफेसर्स जुड़े हैं और जो मुझे दिख पा रहे हैं, उनमें डॉक्टर गीता, नवनीत, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयाल जी, मोहन जोशी जी, डॉक्टर रितेश, प्रोफेसर शिरीष, नंदन मेहरा, नाथुराम राय आदि लगभग इसमें 40-42 लोग जुड़े हैं। तो सबका मैं नाम ले रहा हूं ये मानते हुए सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं यही कहूंगा कि आपने मुझे पर्यावरण के विषय में अपने पक्ष को प्रस्तुत करने का जो समय दिया, और विषय भी मेरे ही पुस्तक को रखते हुए पर्यावरण पर वृक्ष का आपने और मेरा प्रभाव रखा, इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी का तथा आप समस्त लोगों का, जिन्होंने मेरे नाम को प्रस्तावित किया, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अधिक समय न लेकर मैं अपने विषय पर आता हूं। तो सर्वप्रथम हमारा शब्द पर्यावरण आता है। पर्यावरण एक व्यापक अवधारणा है। इसके अंतर्गत जल, थल, नभ, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पृथ्वी की बनावट, नदी नाले, पर्वत, मैदान और वह सब कुछ आ जाता है जो हमारे चारों ओर व्याप्त है, तथा प्रत्येक जीव जंतु को किसी न किसी रूप में प्रभावित किए हुए है। इसी के आधार पर प्रत्येक प्राणी, चाहे जीव हो या जंतु हो या वनस्पति हो, का रूप, रंग, आकार, आकृति, स्वभाव, प्रवृत्ति, जीवन चक्र और क्रियाकलाप निर्धारित होते रहे हैं। प्राकृतिक रूप से पर्यावरण प्रकृति की एक अद्भुत और अनुपम संगठन है, जो युग युगों से ऐसा सुव्यवस्थित और संतुलित स्थापित किए हुए है कि आदि काल से अविरल रूप से चला आ रहा है। यह संतुलन बिगड़ा हुआ नहीं है, आदि काल से ये निरंतर चला आया हुआ है। जाड़ा, गर्मी, बरसात का क्रम हो, जीव जंतु का प्रजनन हो, पेड़ पौधों में ऋतु के अनुसार फल फूल पत्तियों का खिलना बिखरना हो, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्र, तारों को निश्चित क्रम में पृथ्वी से दूरी और निकटता बनाए रखना और उसे गर्मी व शीतलता से प्रभावित करना हो, सब कुछ ऋतु के सिद्धांत पर यथाक्रम चल रहा है। ऋतु का अर्थात नैसर्गिक अपरिवर्तनीय नियम, जिसके द्वारा ब्रह्मांड गतिशील है। तो ये ऋतु के सिद्धांत पर चल रहे ब्रह्मांड का एक नियम है कि हम अनादिकाल से प्राकृतिक रूप से पर्यावरण को उसी रूप में चलते हुए देखते आ रहे हैं। किंतु हमारा ये अत्यंत दुर्भाग्य है कि मनुष्य जो अपने को
समस्त जीवधारियों में सर्वाधिक बुद्धिमान भी बतलाता है और शायद इसे हर कोई स्वीकार भी करता है। अपनी ही मूर्खता से प्रकृति के इस सनातन संतुलन में हस्तक्षेप कर रहा है और उसे क्षत विकसित कर रहा है। अज्ञानता के कारण और स्वार्थ के वशीभूत होकर उसे यह भय नहीं है कि मनुष्य के लिए यह व्यवहार उसी के लिए आत्मघाती होगा। तो मनुष्य तात्कालिक लाभ के लिए ही वनों को नष्ट करने से में लगा हुआ है, जिससे जंगली जानवर और पशु पक्षियों का आशियाना सिकुड़ता जा रहा है। अतः वे शहरों की ओर, गांव की ओर आ रहे हैं। हम देखते हैं आजकल बानर, शाही, खरगोश, भालू, हाथी आदि जितने भी ये जानवर हैं, ये गांव की ओर आकर, शहरों की ओर आकर फसलों को नष्ट कर रहे हैं और हम चिल्ला रहे हैं कि ये बहुत बुरा हो रहा है। भाई, जब हमने उनका आशियाना नष्ट कर दिया तो कहां जाएंगे? इस पर हम कभी विचार नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य द्वारा जंगली पशु पक्षियों का शिकार करने से ये प्राणी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं और जंगल के जो मांसाहारी जीव हैं, सिंह है, तेंदुआ है, लोमड़ी है, लकड़बग्घा है, भेड़िया है, इन जानवरों की खाद्य श्रृंखला विघटित हो रही है। और इसीलिए भोजन की तलाश में वे हिंसक जीव भी गांव और शहरों की ओर आ रहे हैं और यहाँ गांव में, शहरों में आकर पालतू जानवरों व मनुष्यों पर हमला करने को मजबूर हो रहे हैं। तो इनकी ये जो मजबूरी है, किसके कारण है, इस पर हमें चिंतन करना होगा। हम आक्षेप लगा रहे हैं जानवरों पर, लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इसके पीछे का कारण कौन है। इसी प्रकार हम देख रहे हैं मिलों में, कारखानों में वाहनों और दावानलों से उत्सर्जित हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजनस यौगिक, हीलियम, फेरस ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आदि से जल, वायु और मृदा प्रदूषण हो रहा है। तो ये तीनों प्रकार के प्रदूषण का दोषी कौन है, इस पर भी विचार करना चाहिए। तो वायु प्रदूषण की अधिकता से ही ओजोन परत, जो सूर्य की गर्मी से प्राकृतिक छतरी की भांति हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है, छिद्रित हो रही है और सूर्य की किरणें बिना फिल्टर हुए सीधे पृथ्वी पर आ रही है। इस प्रकार सूर्य की तीव्र किरणों से हमारी धरती में ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी बहुत चर्चा होती है आजकल, एक समस्या पैदा हो गई है। तो ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण जो अतिवृष्टि हो रही है, ये हम देख रहे हैं, एकदम बादलों का फटना वगैरह वगैरह जो चल रहा है, या सूखा पड़ जा रहा कहीं पर, अत्यधिक गर्मी हो जा रही कहीं अत्यधिक शीत का तांडव नृत्य हो रहा है, यह सब इसी प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण हुआ है। इधर एक और प्रदूषण चर्चा में है, जिसे रेडियोधर्मी प्रदूषण कहा जाता है और इस प्रदूषण से तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। आजकल हम देखते हैं खांसी हो रही है तो खांसी छूट नहीं रही है और वो खांसी इतनी घातक है कि प्राणों को ले रही है। तो ये खांसी, खुरला और जो चीज हो रही है, इसका कारण यही रेडियोधर्मी प्रदूषण है। तो इन सब का मुख्य कारण प्रकृति के उपादानों से विनाशकारी दोहन करना और उससे छेड़छाड़ करना है। तो वनों का दोहन उनमें से एक है और इसी वनों के दोहन से विचलित होकर ही मैंने अपनी अधिकांश किताबों का शीर्षक प्रकृति से संबंधित रखा है। जैसे प्रकृति से कानाफूसी एक पुस्तक है, ये प्रकृति से कानाफूसी,
इसमें प्रकृति से बातचीत करते हुए इसमें बात लिखी हुई है। या नागफनी के फूल है, यह दूसरी कविता संग्रह है। इसमें नागफनी के माध्यम से अपनी बात कही है। भले ही इसमें वनस्पति से संबंधित एक दो ही कविताएं हैं, लेकिन शीर्षक मैंने इसके देने का कारण ही यह है कि मुझे वनस्पति से बहुत अधिक लगाव है। और इसी तरह ठूंठ का आत्मकथ्य, यह भी मेरी वेदना का ही एक प्रमाण है कि हमने पेड़ों को ठूंठ बना दिया है। उसी के दर्द से आहत होकर मैंने अपने एक पुस्तक का नाम ठूंठ का आत्मकथ्य ही रख दिया है। और इसी प्रकार जिस पर मुझे चर्चा करने को कहा गया है वह है वृक्ष का आत्मकथ्य और मेरा प्रहलाद। तो ये शीर्षक पुस्तकों के देने का कारण ही यह है कि मैं कहीं ना कहीं अत्यधिक विचलित हुआ हूँ प्रकृति के दोहन से। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो मैं अपनी पुस्तकों की समीक्षा के क्रम में आ रहा हूँ। तो पुस्तकों का नाम प्रकृति से कानाफूसी जो है वह इसमें अपनी उदात्त कल्पना द्वारा मैंने और रागात्मकता से प्रकृति से एकात्मक स्थापित किया है और मानवीकरण द्वारा सहज वार्तालाप किया है और प्रकृति के साथ सुख दुख को साझा किया है। तो इसमें प्रकृति से कानाफूसी में मैं चाहूंगा कि एक कविता का भी आप रसास्वादन करें साथ ही साथ, क्योंकि आप लोगों ने यही चाहा है कि मैंने क्या लिखा है इस पर कुछ बातें करूं। तो इसमें एक कविता मेरी है प्रकृति से कानाफूसी के बहाने। प्रकृति से कानाफूसी के बहाने। तो इसमें मैंने लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं। शब्द बोलते ही नहीं झकझोरते भी हैं। शब्द बोलते ही नहीं झकझोरते भी हैं। मृत संवेदनाओं को जीवंत करने के लिए जो अर्थ दे सकें हृदय की धड़कनों को, सचमुच तुम्हारे शब्दों से पता चलता है। सचमुच तुम्हारे शब्दों से पता चलता है। जिसे मैं संबोधन कर रहा हूँ वो प्रकृति है, उससे मैं कह रहा हूँ। मानव की मूर्खता से दरकते पहाड़ की पीड़ा कचोटती है हृदय को विवश कर ताकने को, मौन होकर नीलाकाश गगन के शून्य को, जैसे तुम्हारी प्रतीक्षा में, जैसे तुम्हारी हिमालय का ग्लेशियर बंद। प्रोफेसर मेहता अपना माइक बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा, डिस्टर्ब हो रहा है प्रोफेसर मेहता। हिमालय का ग्लेशियर बंद बूंद बूंद रिश्ना, फिर निर्धरणी बनकर चट्टानों से टकराकर बिखरना, बादलों का आक्रोशित होकर फटना, सब कुछ लगता है तुम्हारा रूठना और अश्रुपूरित हो केश बिखराकर करुण क्रंदन करना। अश्रुपूरित हो केश बिखराकर करुण क्रंदन करना। प्रकृति के प्रत्येक दृश्य स्थूल या सूक्ष्म, प्रकृति के प्रत्येक दृश्य स्थूल या सूक्ष्म तुम्हारी ही तरह बोलते हैं निःशब्द। बस मन की आंख कान खुले होने चाहिए सुनने और देखने के लिए। तो यही मेरा निवेदन है कि जब तक हम मन की आंख और कान खुले नहीं रखेंगे हम प्रकृति को इस तरह से सुन नहीं पाएंगे। कैसी विचित्र बात है, प्रकृति से कानाफूसी के बहाने कान और आंख जिह्वा बनकर रसास्वादन करते हैं। मैं गौर चाहूंगा इन पंक्तियों में। कैसी विचित्र बात है कि प्रकृति से कानाफूसी के बहाने कान और आंख जिह्वा बनकर रसास्वादन करते हैं। संगीत और रूप का तथा जिह्वा आंखें बनकर रूपायित करती हैं वाणी द्वारा प्रकृति के हर रूप रंग का। तो ये एक कविता है प्रकृति से कानाफूसी से। तो मतलब यह है कि जब तक हम प्रकृति से जुड़ेंगे नहीं
तो उसके द्वारा हम उसे अपनी बात उसकी बात को हम नहीं समझ पाएंगे। और प्रकृति का जो संरक्षण करना है इसलिए नहीं करना है कि उसे बचाने की जरूरत है। वास्तव में हम लोग भ्रम कर रहे हैं, हमें अपने को बचाना है। हम भूल ये कर रहे हैं कि हमने प्रकृति को बचाना है। मतलब बड़ा विरोधाभास हो रहा है। मतलब हम चाह रहे हैं प्रकृति को अरे भाई प्रकृति को क्या बचाओगे? प्रकृति तो जो है चलेगी, जिस ढंग से है चलेगी, ऐसे नहीं तो दूसरे ढंग से चलेगी। प्रकृति तो आदिकाल से चल रही है। हम नष्ट हो जाएंगे, हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। इस बात पर हमें सोचना पड़ेगा। एक कविता और मैं इसमें से सुनाना चाह रहा हूं, वो है पहाड़। पहाड़ को देखा है आपने? मेरा प्रश्न है, पहाड़ को देखा है आपने? केवल उत्तुंग शिखर ही नहीं होते हैं, केवल उत्तुंग शिखर ही नहीं होते हैं। अपनी भुजाओं में आबद्ध किए रहते हैं पहाड़, गहरी खाइयां, जलप्रपात और आकाश। गहरी खाइयां, जलप्रपात और आकाश, ये तीनों मैंने प्रतीक के रूप में लिए हैं कि उसमें खाइयां भी हैं, दुख भी है, जलप्रपात भी है, चैतन्यता भी है, और आकाश जैसा आगे को मतलब विश्वास भी है आगे को बढ़ने का। तो गगनचुंबी वृक्ष, कटीली झाड़ियां, मखमली वानस्पतिक गलीचे, फल गंधहीन और खुशबूदार, फूल गंधहीन और खुशबूदार, पतझड़ और सदाबहार, सब एक साथ पहाड़ में। यदि नहीं देखा हो तो देख लेना किसी भी मनुष्य को, अपना स्वयं में छिपे पहाड़ को, अथवा स्वयं में छिपे पहाड़ को, अपने में स्वयं में छिपे पहाड़ को। आप अपने में छिपे पहाड़ को देख लेना तो आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। हमें अपने को देखना है कि हम कैसे इसे देखें, हमें वह दृष्टि, वह नयन, वह हमें पैदा करना है। तो इस प्रकार से ये मेरी प्रकृति से कानाफूसी के एक कविता मैंने सुनाई। इसी क्रम में मैं आपको दूसरी किताब दिखा रहा हूँ, नागफनी के फूल। तो नाग